नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड में विधानसभा चुनाव घोषणा होने से ठीक पहले सीएम हेमंत सोरेन कैबिनेट की मैराथन बैठक हुई और जिसमें 81 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत की है और झारखंड मंत्रालय में देर शाम तक चली इस बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि आतंकवादी या नक्सली हिंसा में शहीद होने वाले जवानों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की स्वीकृति प्रदान की गई है और ऐसे में मंत्रिपरिषद ने माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में केंद्र सरकार के द्वारा संशोधन किए जाने के पश्चात झारखंड राज्य मालकर एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करते हुए झारखंड राज्य मालकर एवं सेवा अधिनियम 2024 प्रख्यापन के संबंध में निर्णय लिया गया। कैबिनेट में दिए गए निर्णयों को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब विदेशों में पढ़ाई करने के लिए 25 के बजाय झारखंड के 50 विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे। मंत्रिपरिषद ने इसकी मंजूरी दी है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में इस साल टॉपर बने 97 विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सम्मानित किया है। झारखंड मंत्रालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने जैक, आईसीएसई और सीबीएसई के स्टेट टॉपर को 3-3 लाख रुपए, सेकंड टॉपर को 2-2 लाख रुपए और थर्ड टॉपर को 1-1 लाख रुपए का चेक के साथ ही लैपटॉप और एक स्मार्टफोन भी दिया है। बता दें आपको कि शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की मौजूदगी में झारखंड के मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों और टॉपर छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि हम लोग हर साल सम्मान राशि देने का काम करते हैं। ये सम्मान राशि नहीं बल्कि प्रोत्साहन राशि है, जिससे कि बच्चे पैसे के अभाव में शिक्षा से दूर न हो सके। वहीं झारखंड के गढ़वा जिले के गिजना गांव में प्राचीन बाबा खोंडहर नाथ महादेव मंदिर परिसर में बाबा खोंडहर नाथ महोत्सव का आयोजन पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेलकूद युवा कार्य विभाग के द्वारा किया गया। इस अवसर पर पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेलकूद कार्य विभाग के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर दुबे उर्फ बधाई दुबे ने परिसर में आराध्य देव भगवान परशुराम जी की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। महोत्सव के अवसर पर कार्यक्रम, जी आपको बता दें कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। मशहूर भोजपुरी गायिका कल्पना पोटवारी एवं स्थानीय कलाकारों के द्वारा किया गया। मौके पर मंत्री ने कहा कि भगवान परशुराम इतनी शक्ति दे कि गढ़वा सहित पूरे राज्य का विकास कर सकूं और आने वाले दिनों में गढ़वा को विकास के क्षेत्र में पूरे राज्य में नंबर 1 पर बना सकूं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में कैनवास के जरिए कलाकार मतदाताओं को जागरूक करेंगे और ऐसे में चुनाव आयोग के द्वारा आगामी 18 से 19 अक्टूबर को हो रहे हाट 81 के जरिए देश भर से आए कलाकार अपने हुनर प्रदर्शित करेंगे। इस कला महोत्सव के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार ने पोस्टर और वीडियो जारी किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि झारखंड के युवा एवं शहरी मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए हाट 81 रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मतदाताओं को झारखंड की कला, संस्कृति, कलाकृति एवं चित्रकारी के माध्यम से मतदान के प्रति ज्ञानवर्धन एवं सजग करने का कार्य किया जाएगा। अपने कार्यकाल सभागार में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि 2 दिवसीय कला महोत्सव की तैयारी पूरी की जा रही है, जिसमें कई नामचीन कलाकार मौजूद रहेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम से बीजेपी 7वें आसमान पर है। लगातार तीसरी बार बहुमत पाने में सफल रही भारतीय जनता पार्टी की इस सफलता पर देश भर में जश्न का माहौल है। हरियाणा के बाद अब
सभी की निगाहें झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों पर टिकी हुई है। जैसे ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने लगे, उसके बाद से धीरे धीरे पिक्चर साफ होने लगी कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल हो रही है, और जिसके बाद जश्न का दौर भी शुरू हो गया। भाजपा प्रदेश कार्यालय के सामने ढोल नगाड़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने इस जीत पर खुशी मनाई है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ढोल बजाया तो संगठन मंत्री करमवीर सिंह ने भी उन्हें लड्डू खिलाकर खुशी मनाई। बीजेपी के पंचप्रण में शामिल गोगो दीदी योजना के तहत भरे जा रहे फॉर्म पर झारखंड में सियासत जारी है। जेएमएम के द्वारा आपत्ति दर्ज कराने के बावजूद बीजेपी पर बूथों पर पहुंचकर इच्छुक लोगों से आवेदन फॉर्म भरवा रही है, और इसके तहत दिल्ली से रांची लौटे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एयरपोर्ट के नजदीक की बस्ती खोखमा टोली पहुंचकर लोगों से गोगी दीदी योजना का फॉर्म भरवाया है। बता दें आपको कि बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि भरे गए फॉर्म कंप्यूटर में लोड किए जाते हैं और इसके बाद उसका दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। राज्य में भाजपा सरकार बनते ही हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए आवेदन करने वाली माताओं और बहनों के बैंक खाते में चले जाएंगे। बाबूलाल मरांडी ने इस मौके पर कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जांच करनी है तो करे, कार्रवाई करना हो तो करे। मैंने खुद आकर माताओं और बहनों का फॉर्म भरा है। भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी की सरकार देश में महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ ले जाना चाहती है। और अब खबर बिहार से। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रतिक्रिया, इस पर परिणामों पर आते हुए बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हरियाणा के नतीजे आश्चर्यजनक है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी ने कहा कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या इसका असर बिहार और झारखंड पर होने वाले चुनावों पर भी पड़ेगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि हर राज्य के चुनाव अलग अलग होते हैं, मुद्दे अलग अलग होते हैं। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों के चुनावों के अपने अलग अलग संदर्भ और मुद्दे होते हैं। इससे किसी एक चुनाव के आधार पर भविष्यवाणी करना सही नहीं है। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया कि हर राज्य की राजनीतिक स्थिति और परिस्थितियां अलग होती है, प्राथमिकताएं अलग होती है। इसीलिए एक राज्य के नतीजों से दूसरे राज्य के चुनावों का अंदाजा लगाना मुश्किल है। हरियाणा विधानसभा चुनावों में भाजपा के पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ने पर बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भारी समर्थन दिया है। जायसवाल ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने सोशल मीडिया और अफवाहों के माध्यम से देश में नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने ये भी लगाया कि आरोप कि लोकसभा चुनावों के समय भी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर विपक्ष ने देश में अफवाहें फैलाई। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि अब देश की जनता विपक्ष के इरादों को समझ गई है। उन्होंने दावा किया है कि अगर आज लोकसभा चुनाव होते तो भाजपा अकेले 2/3 बहुमत हासिल कर सकती है। जायसवाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति देश का नमक खाकर विदेश में जाकर देश की बुराई करता है वो देश से प्यार नहीं कर सकता है। उन्होंने मोहब्बत की दुकान के नारे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मोहब्बत की बात करने वाले लोग सिर्फ नफरत फैला सकते हैं। बिहार के पटना स्थित कला एवं शिल्प महाविद्यालय के छात्र छात्राओं एवं केदारनाथ गर्ल्स +2 हाई स्कूल की छात्राओं ने अपने शिक्षकों के साथ गाइडेड टूर के तहत बापू टावर के विभिन्न दीर्घाओं का अवलोकन किया है। अवलोकन के दौरान उन्होंने संग्रहालय के विभिन्न चित्रों, दीर्घाओं, म्यूरल, कटआउट, स्क्रीन प्रोजेक्टर, ऑडियो वीडियो, लघु फिल्मों के जरिए बापू से जुड़ी स्मृतियों और उनके विचारों के आधार पर चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की है। बैठक में राज्य के औद्योगिक कॉरिडोर, अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो
सुविधाओं और अन्य कई जो विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा की और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कई प्रस्तावों को मंजूरी देने का आश्वासन दिया है, जिससे कि राज्य को एक नई दिशा मिलेगी। बैठक का मुख्य मुद्दा छत्तीसगढ़ के औद्योगिक कॉरिडोर का विकास था और मुख्यमंत्री साय ने केंद्र से अनुरोध किया है कि कोरबा, बिलासपुर, रायपुर और नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर से जोड़ा जाए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस प्रस्ताव पर कहा है कि इसे जल्द कार्यान्वित किया जाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने इस संबंध में भारत सरकार के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई किए जाने का निर्देश भी दिया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने रायपुर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो सुविधाओं की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। और अब खबर छत्तीसगढ़ से। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने दिन भर रायपुर और नवा रायपुर में अनेक स्थानों का भ्रमण कर विभागीय कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाए जा रहे विधानसभा के नए भवन और कचना फ्लाईओवर का अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा रायपुर के खड़ी चौक के पास मल्टी लेवल पार्किंग में संचालित बीपीओ, मोतीबाग के पास तक्षशिला स्मार्ट रीडिंग जोन और जय स्तंभ चौक के पास मल्टी लेवल पार्किंग में संचालित इंक्यूबेशन सेंटर और शहर में ट्रैफिक नियंत्रण और सर्विलांस के लिए स्थापित इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर आईसीसीसी एवं भाटागांव अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल में विकसित किए जा रहे को वर्किंग प्लेस का भी निरीक्षण किया। जांजगीर चांपा में केएसके महानदी पावर प्लांट के गेट सामने भू विस्थापित किसान अपनी 24 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। किसानों का आरोप है कि बार बार प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराने के बावजूद भी अब तक कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। किसान नेताओं ने कहा है कि पहले भी उन्होंने आंदोलन किया था, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिले हैं। वो प्लांट प्रबंधन में मनमानी और तानाशाही का भी आरोप लगा रहे हैं। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र के मदनपुर पामगढ़ का है, जहां पर पार्थी छठ कुमार कश्यप द्वारा विगत कुछ दिन पहले पामगढ़ थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और उसके घर में रखे जेवरात को गांव के कुछ आरोपियों द्वारा चोरी कर लिया गया, जिसको घर में रह रही 14 साल की बच्ची ने देखा और चोरों को चोरी करने के लिए रोकने की कोशिश की तो चोरों द्वारा इस बच्ची को जान से मारने की धमकी भी दी गई। बोला गया कि तुम इस मामले को किसी और को बताओगी तो तुम्हें जान से मार देंगे। इस रिपोर्ट पर पामगढ़ पुलिस ने जांच कर आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया है, मगर गिरफ्तारी के दौरान चोर के झूठे बयान पर इस पूरे मामले के प्रत्यक्षदर्शी 14 साल की मासूम बच्ची को पामगढ़ पुलिस ने आरोपी बनाकर जेल भेज दिया। बलरामपुर भनोरा ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किए गए कामों के अंदर गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी ने आवास योजना के तहत बिना जांच और फर्जी जियो टैग के जरिए मकानों को पूरा दिखाने का आरोप लगाया है। बता दें आपको कि 2016 से 17 और से 2022 तक भनोरा पंचायत में 61 मकानों को सरकारी दस्तावेजों में पूरा बताया गया, जबकि मौके पर स्थिति कुछ और ही है। कई मकानों का निर्माण शुरू तक नहीं हुआ और पैसे निकाल लिए गए। कुछ मकान आधे अधूरे ही पड़े हैं और कई हितग्राहियों को इस बात की जानकारी तक नहीं है। बता दें आपको कि उनके मकान का पैसा निकाला जा चुका है। बीजेपी नेता ओम प्रकाश सोनी ने कहा है कि मामला बेहद गंभीर है और इसमें बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और प्रशासन से तुरंत जांच की मांग की है ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। सोनी ने यह भी कहा है कि इस प्रकार की धांधली से गरीब हितग्राही प्रभावित हो रहे हैं, जिन्हें उनका हक नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री एवं जिले प्रशासन को आवेदन के माध्यम से अवगत कराया।
हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे हैं। गठबंधन में कई दलों ने कांग्रेस की रणनीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। सामना के अंदर संपादकीय में शिवसेना ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस को हरियाणा के नतीजों से सीख लेने की जरूरत है। शिवसेना ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस को पता है कि जीत को हार में कैसे बदलना है। शिवसेना ने सामना में लिखा है कि हरियाणा की हार से महाराष्ट्र कांग्रेस को भी सीख लेने की जरूरत है। शिवसेना ने कहा है कि कांग्रेस ने हरियाणा में आप या अन्य दलों से गठबंधन नहीं किया, जिसके चलते उसे हार का सामना करना पड़ा, जबकि जम्मू कश्मीर में गठबंधन का फायदा दिखा है। शिवसेना ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस को पता है कि जीत को हार में कैसे बदलना है। शिवसेना ने कहा है कि हरियाणा की हार कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस और राज्य नेतृत्व में अहंकार का नतीजा है। हुड्डा ने नॉन जाट वोटर्स को साथ नहीं लिया है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जम्मू कश्मीर में भी 90 विधायक है और हरियाणा में भी 90 है ना, 90 है, 90 वाला मामला था ये। तो एक 190 50-50 नहीं 90-90 हो गया। एक 90 गया इंडिया गठबंधन के पास और दूसरा आया बीजेपी के पास। दोनों स्टेट का अपना अपना एक महत्व है, लेकिन बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर का महत्व सबसे ज्यादा रहा। 370 हटाया तो 2024 के चुनाव में प्रचार का मुद्दा रहा। मोदी जी तो और अमित शाह जी जगह जगह जाकर हमने कैसी मर्दानगी दिखाई और 370 को हटा दिया, लेकिन जहां से आपने हटाया वहां आप हार गए। आप देख लीजिए, आप हार गए। जम्मू कश्मीर में हम इसलिए जीते कि वहां इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था उमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में। इंडिया आघाड़ी का जो है वहां कांग्रेस उनके साथ है और भी होते। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाए। अगली खबर का रुख करते हैं। पालघर पुलिस ने 79 महिलाओं से 1 करोड़ 26 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक ज्वेलर कारोबारी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि आरोपी ने बताया कि उसने गणेश ज्वेलर्स के नाम से सराफ की दुकान शुरू की और सरफाले में नए आभूषण बनाए और लाखों रुपए के आभूषण ले गए। इसके बाद एक आरोपी को पालघर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मुख्य आरोपी पिछले कई महीने से फरार था। इस आरोपी को आखिरकार पालघर पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से 17 लाख रुपए की रकम बरामद की गई। महाराष्ट्र के पालघर में महिलाओं को जो है ज्वेलर्स के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को पालघर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि 70 से अधिक महिलाओं को ठगी का शिकार बनाया था आरोपी ने, जिसे महाराष्ट्र के जो पालघर जिले के एलसीबी की जो टीम ने गिरफ्तार किया है। हालांकि आरोपी के पास से 17 लाख रुपए का मुद्देमाल भी जब्त किया है। कैमरा के साथ सर्विस सुनी एपी न्यूज पालघर। और अब खबर यूपी से। समाजवादी पार्टी ने यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने करहल विधानसभा सीट पर तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया है और इस सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव विधायक चुने गए थे। बता दें आपको कि सांसद बनने के बाद सीट खाली हो गई थी। इसी तरह सीसामऊ विधानसभा सीट से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कटहरी से शोभावती वर्मा और मंझवा विधानसभा सीट से डॉक्टर ज्योति बिंदु को प्रत्याशी बनाया गया। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा और जिसके लिए सभी दलों ने तैयारियां कर ली है। सपा ने 4 और सीटें घोषित न करने को कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात कही जा रही है। बता दें कि उपचुनाव में कांग्रेस ने सपा से 5 सीटों की मांग की थी और 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित होने से ये साफ है कि सपा ने कांग्रेस का फॉर्मूला मानने से इनकार कर दिया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। लगातार तीसरी बार भाजपा ने राज्य की सत्ता में वापसी की है और इस नतीजे से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जाहिर तौर पे हरियाणा में बीजेपी की ये बड़ी जीत है। एपीएन न्यूज ने प्रदेश सरकार के होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति से खास बातचीत की। मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट पर भी अपनी प्रतिक्रिया आप भी सुनिए।
के बाद पहले बड़े चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। हरियाणा विधानसभा में हुए का जो चुनाव हुआ उसमें अप्रत्याशित तौर पर यह कहा जा रहा है बीजेपी को जीत हासिल हुई है। जो तमाम समीकरण थे, जो आंकड़े बताए जा रहे थे, कहीं पार्टी के फेवर में नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी ने एक बड़ी जीत दर्ज की। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी मौजूद हैं। धर्मवीर जी, हरियाणा की जो जीत थी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है अप्रत्याशित थी? आपको उम्मीद थी कि इस तरह नतीजे आने जा रहे हैं? देखिए, उम्मीद तो हम लोगों को थी, क्योंकि हरियाणा के इससे पहले के चुनाव में हम लोग गए थे तो हरियाणा को थोड़ा बहुत पूरे हरियाणा में हमारा जाना हुआ था। सभी विधानसभाओं में बहुत लंबा समय हमने दिया, तो हरियाणा को बहुत अच्छी तरह से हमने बहुत बारीकी से समझा था। जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व ने रणनीति बनाई, जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व चुनाव लड़ रहे थे वहाँ, उस तरह से हमें महसूस था कि हम सरकार में आएंगे, सरकार हम लोग बनाएंगे। रही बात ये कि अगर हम बात करें तो मीडिया में हम लोगों को जीत का कहीं आंकड़ा दिखाई नहीं जा रहा था, लेकिन धरातल पे हमें भरोसा था कि हम लोग सरकार बनाएंगे। तमाम ऐसे मुद्दे थे जो बीजेपी के फेवर में नहीं थे, चाहे पहलवानों का मामला रहा हो, नौजवानों का मामला रहा हो, अग्निवीर का मामला रहा हो या जाट आंदोलन जो लंबे समय तक चला। उसके बावजूद जिस तरह से ऐतिहासिक जीत, सबसे बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में। निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत है और तीसरी बार जीत है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लगातार 3 बार तीसरी बार सरकार बनाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और बहुत बड़ा। तीसरी बार जब चुनाव में जाते हैं तो चैलेंज भी होता है कि 10 साल सरकार में रहने के बाद में लोगों का विश्वास जीतना ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि वहाँ दोनों 2 बार के कार्यकाल में सरकार में अच्छा काम किए हैं, जनता ने पसंद किया है और जनता के हित में काम किए हैं और जनता ने फिर आशीर्वाद दिया है। जम्मू कश्मीर में लंबे समय के बाद चुनाव हुआ है। नतीजे बीजेपी ने का प्रदर्शन पिछले बार से बेहतर रहा है, हालांकि नतीजे उस तरह से नहीं है जिस तरह से बीजेपी ने शायद एक्सपेक्ट किया। लेकिन हाँ, हम लोग सरकार में नहीं है, लेकिन वहाँ हमारी स्थिति मजबूत हुई है। योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री, बतौर फायर ब्रांड नेता, उन्होंने जो जबरदस्त प्रचार किया हरियाणा में और तमाम उनके बयान ऐसे रहे जो काफी हिट रहे। बटेंगे तो कटेंगे, ये ऐसा बयान रहा जो काफी सुर्खियों में रहा। आपको लग रहा कि हरियाणा में इम्पैक्ट किया योगी आदित्यनाथ का, जो दिखा रहे हैं कि जहां जहां उन्होंने दौरा किया पार्टी का प्रदर्शन अच्छा है? निश्चित रूप से एक तो सशक्त मजबूत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं और कुशल शासक हैं और सख्त निर्णय लेने वाले हैं, तत्काल निर्णय लेने वाले हैं, ये छवि उनकी बनी है। तो हरियाणा में क्या और कहीं भी राज्य में उनको जब प्रचार में भेजा जाता है तो उनका लाभ मिलता है। हम लोगों को भी हरियाणा में भी उनका लाभ मिला है और अन्य राज्यों में भी उनके जाने से लाभ मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जिनका साफ तौर पर यह मानना है कि हरियाणा में जो जीत हुई है वो विकास की जीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वादे थे, जो उन्होंने लोगों से किए थे, उसकी जीत हुई है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उनमें उनका दावा है मंत्री का कि जो प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी का वो बहुत ही बेहतर रहने वाला है। और अब खबर राजस्थान की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान में पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। राजस्थान में सरकार निवेशकों को हर संभव सुविधाएं और रियायतें उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र को गति देने के लिए नई सरकार और नई जो राजस्थान पर्यटन इकाई नीति लाई जा रही है और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न प्रकार की रियायतों का प्रावधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जयपुर स्थित होटल ललित में आयोजित राइजिंग राजस्थान पर्यटन प्री समिट को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने ये बात कही। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में लगभग 142 प्रस्तावों से 14,000 करोड़ का निवेश करने वाले निवेशकों का राजस्थान में स्वागत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार निवेश प्रस्तावों को धरातल पर लाकर पर्यटन में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में राजस्थान को नंबर 1 बनाएगी। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किशनगढ़ में आचार्य सुनील सागर जी महाराज के अवतरण दिवस पर वहां पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया। बागड़े ने आचार्य सुनील सागर के अवतरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उन्हें प्रणाम निवेदित करते हुए कहा कि संत महात्मा जीवन की सार्थकता के संवाहक हैं। सुख की बात यह नहीं है कि हम जीवन में जो सुख है,
सुविधाओं का उपयोग करते हैं, इस बात में है कि हम जीवन की सार्थकता को जीते हैं। उन्होंने कहा कि साधु साध्वी जीवन के प्रेरणा स्रोत होते हैं, समाज में उनकी उपस्थिति से ही जीवन धन्य होता है। सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के साथ गांव में विकास की गंगा बहाने वाली महिला ग्राम प्रधान को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले का है, जहां पर मेहंदावल ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले परसा पांडे ग्राम पंचायत की महिला प्रधान रीना पांडे को मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि बेहतर कार्य करने वाले ग्राम पंचायतों को सरकार द्वारा अलग अलग श्रेणियों में शामिल कर उन्हें प्रोत्साहन पुरस्कार देकर सम्मानित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला अपराधों को लेकर काफी सजग नजर आते हैं। इसका बड़ा कारण उनका दोबारा से सत्ता में काबिज होने में नारी सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों की अहम भूमिका रही है। फिलहाल एक बार फिर से उनके स्तर पर मिशन शक्ति चलाया जा रहा है, जिसका असर जमीन पर भी देखने को मिल रहा है। रामपुर में एसपी के निर्देशन पर प्रत्येक थाना स्तर पर बारी बारी से मिशन शक्ति का आयोजन जारी है। रामपुर जनपद में मिशन शक्ति के फेज 5 की शुरुआत हो चुकी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित हेल्पलाइन से संबंधित जानकारी देना है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।